चला के बैठे। पिछले क्लास में हम लोग कवर किया कि इस ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई। पिछले क्लास क्या कवर किया हम लोग? पिछले क्लास में ये कवर किया हम लोग कि इस ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई। इस पर डिवाइन थ्योरी के बारे में बताया, अबायोजेनेसिस के बारे में बताया, फिर बताया कि दुनिया की ज़िंदगी की इस दुनिया मतलब इस अर्थ में इस ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत होने से पहले यहाँ के हालात कैसे थे, उसके बारे में पढ़ा। फिर उसी को हम लोग थोड़ा ऑपरिन के नज़रिए पढ़ा। ऑपरिन ने अपने कयास पे अपने सोच से बताया कि जब ज़मीन बनी होगी, जब ज़िंदगी की शुरुआत हुई होगी, तो उससे पहले के हालात क्या थे और कैसे आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत हुई। कहाँ पर लाया ख़त्म किया था उसने? प्रोटो सेल्स पे। उसके मुताबिक दुनिया में सबसे पहले एक सेल पैदा हुआ, इसका नाम क्या दिया उसने? प्रोटोसेल नाम दिया। ये एक ऐसा सेल था जिसके अंदर खुद को तकसीम करने की सलाहियत थी, अपनी मिकदार को बढ़ाने की सलाहियत थी। पहली बार मतलब प्रोटोसेल की शक्ल में इस ज़मीन पर ज़िंदगी ने पहली बार जन्म लिया। रफ्ता रफ्ता इन सेल्स में फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू हुआ। क्या चीज़ है फोटोसिंथेसिस? तो बाद में बढ़ेंगे, जान के रखिए कि आहिस्ता आहिस्ता जो एक सेल पैदा हुआ था, उस एक सेल में फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू हुआ। इसको उर्दू में नूर तरकीब बोलते हैं। इसके बारे में कुछ देर से पढ़ेंगे हम आगे जाकर। फिर बताया जा रहा है कि इस तरह आज से तकरीबन 3.7 अरब 3.7 बिलियन ईयर्स बिफोर इस ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत हुई। वो सेल फिर आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड होते होते क्या बना? बड़ा सेल बना। कि बड़ा सेल आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग तरह के माहौल पर रहने के बिना पर उस सेल में तब्दीली आई लगी। उसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे चल के। मतलब ये जो एक सेल जो पानी पैदा हुआ प्रोटोसेल, उस एक सेल से इतने सारे जानदार दुनिया में अलग तरह कैसे पैदा हो गए। हम लोग क्या पढ़ा? पहले पढ़ा था प्रोटोसेल, मतलब लास्ट ये पढ़ा था हम लोग कि प्रोटोसेल पैदा हो गया। प्रोटोसेल का मतलब क्या बताया था? प्रोटोसेल का मतलब था दुनिया में पैदा होने वाला सबसे पहला सेल। ये सेल कैसा था? एक खुलिया। कैसा था ये? एक खुलिया वाला सेल था। और शुरू में किस तरह का था? शुरू में ये था प्रोकार्योटिक टाइप का सेल। प्रोकार्योटिक सेल इसको बोलते हैं। प्रोकार्योटिक सेल इसको बोलते हैं एक ऐसा सेल, एक ऐसा खुलिया जिसपे खुलिया के सेल के इम्पोर्टेंट चीज़ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं थे, बिखरे हुए थे। अभी सब चीज़ क्या है आपको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ जान के रखिए कि प्रोकार्योटिक सेल ऐसे एक ऐसा सेल था जिसमें सेल्स के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल्स डिफरेंट जगह में बिखरे हुए थे। खुलिये के न्यूक्लियस के अंदर खुलिये की झिल्ली नहीं थी, मतलब कि खुलिया का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो भी नहीं था। मतलब कि जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो भी खुलिये के साइटोप्लाज्म में फैला हुआ था। मतलब आम भाषा में बोले तो बिखरा हुआ सेल था। मतलब सेल एक खास तरह से ऑर्गेनाइज फॉर्म बना हुआ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती गई आहिस्ता आहिस्ता ये वाला सेल कहाँ पर चेंज हुआ? प्रोकार्योटिक सेल में चेंज हुआ। प्रोकार्योटिक सेल में चेंज हुआ। देखिए दुनिया में दो तरह का सेल है। एक है आपका प्रोकार्योटिक लिख दिया। दुनिया में दो तरह का सेल है, एक है प्रोकार्योटिक और एक है यूकार्योटिक। अभी जो हमारे आपके बॉडी में सेल है या जितने भी अंदर पाए जा रहे हैं, जो हम आसपास देख रहे हैं, सबके बॉडी में ये वाला सेल है।
क्या नाम है सेल का? यूकार्योटिक सेल। और ये क्या है सेल है? प्रोकार्योटिक सेल। इसको आम भाषा में ऐसा बोले समझिए, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेल्स के इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे बिखरे हुए थे, एक खास सिस्टमेटिक में वो अरेंज किए हुए नहीं थे। क्योंकि अभी जो हम लोग का सेल है ये अच्छे डिज़ाइन से बना हुआ है और इसके सारे जो इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल है वो वेल डेवलप्ड है। और खुलिया का जो न्यूक्लियस होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट खुलिया का होता है, उसके ऊपर न्यूक्लियस झिल्ली भी पाई जाती है। मतलब ये ऑर्गेनाइज अच्छा सेल है। और ये वाला सेल कैसा है? सेल के अंदर के सारे मॉडल बिखरे हुए हैं। इन दोनों सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कब? जब सेल्स के बारे में पढ़ेंगे तो जान के उसका फायदा नहीं। सिर्फ जान के देखिए कि पहले हम लोगों का जो प्रोटो सेल बना वो क्या सेल था? प्रोकार्योटिक सेल था। बाद में वो सेल कन्वर्ट किसमें हुआ? यूकार्योटिक सेल में चेंज हुआ। ठीक है, तो ये तो अच्छा ये था कि ज़मीन जब उस वक्त जब ज़मीन जब सूरज का हिस्सा थी, जब ज़मीन सूरज से अलग हुई तो उस वक्त के हालात कैसे थे। और रॉबर्ट हवाई घसको जरा सा दूर का है जगह बना दिया है, करना होगा। ठीक है, और साइड तो ज़मीन पर ज़िंदगी किस तरह की शुरुआत कैसे हुई ज़मीन पे ज़िंदगी की, या उससे पहले ज़िंदगी जब शुरुआत नहीं हुई थी, जब प्रोड्यूसर नहीं बना तो उस वक्त ज़मीन के हालात कैसे थे, कोई देखने के तो था तो नहीं। ये सब क्या चीज़ है? मिरर का अपना मन का, मिरर सॉरी ऑपरेंट का अपना मन का बात था। क्योंकि जब उस वक्त जब एक सेल पैदा हुआ, उसका उसमें पैदा नहीं हुआ उसका मतलब उसने उस वक्त के हालात कैसे थे तो किसने देखा? इसको मालूम था कि जैसा जैसा ऑपरेट बता रहा ठीक वैसे ही वैसा हुआ होगा। क्या गारंटी है इस बात की? कोई एविडेंस है इस बात का कि हाँ उस ज़माने में ऐसा हुआ होगा? पहले प्रोड्यूसर से पहले कोशर वेट्स बना होगा, कोशर वेट से पहले क्या बोलते हैं प्री के बायोमोलिक्यूल्स बना होगा, उससे पहले फिर हॉट फ्लूड बना होगा। ये सब चीज़ हो गई, तो ये सब किसने देखा? किसी के रिकॉर्ड में है ये बात? नहीं। सब क्या है कि ऑपरेंट का अपना एक अंदेशा है, एक वो गेस करके सोच रहा है कि ऐसा ऐसा कुछ शायद हुआ होगा। वो इसलिए बोल रहा है, इसके वो किस लिए बोला बता रहे भी आपको हम। तो इसके ये जो सब कयास था एक्सपेरिमेंटली इस बात को साबित किया कोई कैसे कर सकता है। जब आज से 3.5 अरब साल कबल 3.7 बिलियन सेल पहले सिर्फ एक सेल पैदा हुआ था, जानदारी पैदा नहीं, सिर्फ एक सेल पैदा हुआ था। वो सेल डेवलप होकर इंसान बनने में, जानवर बनने में, सांप बनने में, शेर बनने में और भी जो जानदार बनने में कितना वक्त होगा वो तो अलग बात है। लेकिन ये एक सेल कैसे सारे बातों को पता कर सका होगा? इसको मालूम था कि ऐसा हुआ होगा। अभी तो हम लोगों का दादा का टाइम में, हम लोग का परदादा का टाइम में दुनिया कैसा होगा हम लोग को नहीं पता। उस ज़माने के बारे में कैसे, ये सब कयास है, साइंसदानों का अपना एक बिलीव है, वो लोग बेस करता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली इस बात को साबित नहीं किया। उसके इस बात को साबित एक्सपेरिमेंटली एक साइंटिस्ट ने किया, इसने किया मिलर ने। इसके एक्सपेरिमेंट को साबित किया उसे, इसके नज़रिए को साबित किया, ऑपरेंट के नज़रिए को साबित किसने किया? मिलर ने, यूरे ने। यूरे एंड मिलर ने एक हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट किया और उसने ऑपरेंट के नज़रिए को साबित करने की कोशिश की और बहुत हद तक वो कामयाब हुआ। हम लोग जब पढ़ रहे थे उसके बारे में तो हम लोग देखा कि हम लोग जगह पढ़ा था कि इसमें हॉट सूप में पढ़ा था हम लोग कि इस हॉट सूप में जो सिंपल सादा मॉलिक्यूल्स है वो आपस से मिलकर कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने लगे। क्या ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे? पॉलीपेप्टाइड्स थे, प्रोटीन थे, न्यूक्लिक एसिड्स थे और कार्बोहाइड्रेट, इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे। इसमें अगर आप दो कंपाउंड के बारे में बात करें अगर आपसे, प्रोटीन के बारे में और न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ये बहुत वो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एक इंसान के बॉडी में। जो जिस्म बना हुआ है, हमारा आपका जो जिस्म बना हुआ है, ये जिस्म में इन दो कंपाउंड का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। किसका? प्रोटीन का और न्यूक्लिक एसिड का। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जिस्म किससे मिलकर बना है? बहुत सारे छोटे छोटे
सेल से मिलकर बना है। जिस तरह ये इतनी बड़ी इमारत बिल्डिंग एक ईंट के ऊपर एक ईंट के ऊपर एक ईंट जोड़ने से बनी है, ठीक उसी से हमारा जिसम ये कैसे बना है, एक सेल के ऊपर एक सेल, एक सेल के ऊपर एक सेल, कई सेल आपस में मिलकर हमारा जिसम बनाया है। और ये अभी भी जारी है। सेल डिवाइड अभी आप लोगों का हो ही रहा है, क्योंकि आप लोगों की साइज में बढ़ रहे हैं, आप लोगों का हाइट बढ़ रहा है, आप लोगों का बॉडी थिकनेस बढ़ेगा, अभी आप लोगों की उम्र और बढ़ेगी, तो आप लोगों का वो आप लोगों की बॉडी में सेल डिवीजन अभी तेज़ी में चल रहा है। सभी का बॉडी में चलता है, लेकिन एक वक्त में ही थोड़ा आहिस्ता हो जाता है। लेकिन अभी आप लोगों का जो एज है उसमें सेल डिवीजन बहुत तेज़ी से चल रहा है। हमारे आपकी बॉडी में जो सेल है वो क्या सेल है, यूकार्योटिक। इस सेल की खूबी क्या, इस सेल की खूबी ये खुद ब खुद डिवाइड होता है, डिवाइड होकर अपनी तादाद को बढ़ाता है। ये डिवाइड होकर तादाद को बढ़ा रहा है, तभी आपका साइज़ बढ़ रहा है बॉडी का, तभी आपकी लंबाई बढ़ रही है, तभी आपका बॉडी सरफेस एरिया बढ़ रहा है। अगर इसमें डिवाइड ना हो, आप जितना बड़ा थे जब पैदा हुए थे 1.5 किलो 2 किलो जो पैदा ही बड़ा रहते आप, मतलब आपका साइज़ बढ़ता नहीं, आपके अंदर ग्रोथ हो रहा है, आपकी लंबाई बढ़ रही है, आपका साइज़ बढ़ रहा है, इसका मतलब आपके बॉडी में सेल डिवाइड हो रहा है। कभी कभी देखिए कैसे कि हमारी बॉडी कई बार जख्म लग गया, जख्म अपने आप ठीक है सूख जाता है, सूख के ठीक हो जाता है, तो ठीक भी कैसे होता है, सेल डिवीजन के बिना पे। या कहीं कभी कभी कुछ कट जाता है, फट जाता है, छट जाता है, तो डॉक्टर करता क्या है, स्टिच करता है, उसमें स्टिच से पट्टी लगा देता है, फिर देखते बैठता है स्टिच डॉक्टर फिर काट देता है, और गोश्त कलर होता है, गोश्त वो चपक जाता है, होता है ना। ये सब चीज़ बिना कर पाता, सेल डिवीजन के बिना पर ही हो पाता है। ये सेल इतना छोटा है कि हम लोग उसको अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते, उसको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम सेल के बारे में आप लोग कभी ना कभी सुने होंगे, सेल को क्या बोलते हैं, सेल को बोलते हैं यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, पढ़े हैं, यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि जिंदगी की इकाई। हर एक सेल मिल करके आपका जिस्म, आपका बॉडी बना रहा है। ये सारे सेल्स मिल करके हमारा जिस्म खड़ा रखे हैं। आपको इस सेल्स की अहमियत कैसे मालूम है, सुनिए। आपका बॉडी में एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हार्ट, और कौन से इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, किडनी और लंग्स है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, गॉल ब्लैडर, लीवर, पैनक्रीज, ना जाने कितने सारे ग्लैंड्स हैं। उसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन, जो सबसे ऊपर में है ना। मतलब ब्रेन हमारे बॉडी का समझ लो ये क्या है, पूरे बॉडी के सिस्टम में यही चला रहा होता है। ये सारा जो बॉडी का जो ऑर्गन है, ब्रेन है, किडनी है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, गोल ब्लैडर है, पैनक्रीज है, हार्ट है, किडनी है, और पता नहीं कितने सारे इम्पोर्टेंट बॉडी में ऑर्गन्स हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स भी, टंग छोड़ दिया है, ईयर भी है, अंदर में हलक भी है, बहुत सारी चीज़ें और भी तो बॉडी में ऑर्गन। ये सारे ऑर्गन बॉडी में क्यों, क्या काम है इन लोगों का, ये किसको जिंदा रखने के लिए? तो आप बोलिएगा सर जिंदा रखने के लिए हम लोगों को है। ये सारे ऑर्गन्स हम लोगों को जिंदा रखने के लिए। एक ऑर्गन भी काम करना अगर बंद कर दे या काम उसका डिस्टर्ब हो तो हमारा बॉडी डिस्टर्ब होता है, हम लोग डिस्टर्ब होता है। ये तो ब्रॉड नज़रिए के हिसाब से कि मतलब किसी से पूछोगे तो हार्ट किस लिए काम कर रहा है, हम लोग जिंदा रखने के लिए। फेफड़ा किस लिए काम कर रहा है, हम लोग जिंदा रखने के लिए। किडनी किस लिए काम कर रहा है, हम लोग जिंदा रखने के लिए। ये तो मामूली आंसर है, लेकिन अगर जवाब की बहुत गहराई में जाएंगे तो जवाब ये मिलेगा। वही पढ़ते पढ़ते लोग समझ में आया कुछ दिन के बाद कि बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, बॉडी में जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं वो आपके इन सेल्स को जिंदा रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब कि जितना ऑर्गन काम कर रहा है वो आपके बॉडी के सेल को जिंदा रखने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए नहीं, आपके बॉडी के सेल्स को जिंदा रखने के लिए। अब एक बॉडी में कितने सारे सेल्स हैं, कई बिलियन सेल्स हमारे आपके बॉडी में। हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुँचता है। आप सोचते हैं कि भूख आपको लग रही है, ये भूख आपको नहीं लगती है, भूख आपके सेल्स को लगती है, आपके बॉडी के खुलिए को लगती है। आपको लगता है कि प्यास आपको लग रहा है, नहीं प्यास आपको नहीं, प्यास आपके सेल को लगती है। कोई भी चीज़ दरकार हो सब सेल को दरकार होता है। मतलब बॉडी में छोटे छोटे बॉडी में सेल है, इस सारे सेल्स को जिंदा रखने के लिए बॉडी का सारा सिस्टम काम कर रहा है। आप खाना खा रहे, सो रहे कि मुँह भूख लगे, पेट भरने, पेट भरने के नहीं खा रहे हैं,
आप खा रहे हैं कि आपको आपके सेल्स को भूख लगी है, प्यास लगती है तो सेल्स को लगती है, तकलीफ होती है तो सेल्स को तकलीफ होती है। हर चीज़ हम जब कर रहे होते हैं वो सेल को जिंदा रखने के लिए। अगर बॉडी का कोई एक सेल अगर डैमेज हो जाए, उसके पास ऑक्सीजन ना पहुँचे, उसके पास पानी ना पहुँचे, तो सेल डैमेज हो जाता है। वो सेल डैमेज हो जाए, सेल खराब हो जाएगा। ये खराब होने का मतलब सेल बन जाएगा, वो सेल की बीमारी बन जाएगी, उसको लोग बोलते हैं कैंसर। उस समय क्या होता है, सेल जब खुराक जा नहीं पाता, न्यूट्रिशन जा नहीं पाता। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपका बॉडी का कोई सेल का डैमेज हो गया तो क्या करता है, बगल वाले को डैमेज करेगा। बगल वाले को डैमेज ऐसे करेगा, आपकी बॉडी का सेल का डैमेज बढ़ता रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, किस लिए? हमको लगा सांस हम ले रहे हैं जिंदा रहने के लिए। ये सांस जो ले रहे हैं जाता कहाँ पर है? ये जाता वहीं पर है। कहाँ? आपके बॉडी में आपके कानूनी सेल है। मतलब मेरे इस हाथ यहाँ पर भी जो छोटा सेल होगा, यहाँ छोटा सेल होगा, आपके बॉडी कहीं पर भी कोई भी सेल है, हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुँच रहा है। और हर एक सेल को ऑक्सीजन हर वक्त चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे इस उंगली को कुछ प्रक्रिया ऑक्सीजन चाहिए, नहीं, इसको भी हिलाएं, एनर्जी भी तो खर्च हुई है, उसको एनर्जी चाहिए, इस एनर्जी के लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए, इसको खुराक चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो हमारा बॉडी का जो सार को बोलते हैं कि हम लोग खाना पीना खाते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं या हमारे बॉडी के ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, ये हमको जिंदा रखने के लिए नहीं बल्कि हमारे बॉडी के सेल्स को। हाँ, ये बात अलग है कि हमारा सारा सेल मिलकर हमको बनाया, हमारा सारा सेल मिलकर हमको बनाया है। लेकिन ये एक मिथ है कि आप लोगों के समझने के लिए ठीक है, जो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते, ठीक है, हाँ जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है खाना, जिंदा रहने के लिए पानी पीना ज़रूरी है, जिंदा रहने के लिए ये करना ज़रूरी है, जिंदा रहने के लिए वो करना ज़रूरी है। लेकिन हकीकत में क्या है, सेल्स को जिंदा रखना होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सेल्स हमारे बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ये सेल इतने छोटे होते हैं कि पूरी आंखों से हम लोग देख नहीं सकते। इनके सेल कैसा होता है, उसका डिज़ाइन कैसा होता है, उसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे भी आगे। 2-3 घंटे के बाद हुआ है, अभी शॉर्ट आपको बता के चल रहे हैं, शॉर्ट बता के चल रहे हैं आपको कि अगर हम अपना सेल के बारे में अगर बात करें हम, तो हम लोग का सेल 2 तरह से होता है। ये एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसको बोल रहे, क्या बोल रहे हैं इसको बोल रहे हैं, ये न्यूक्लियस है और इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर एक बहुत गाढ़ा लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इस तरह का लिक्विड है, ये गाढ़ा लिक्विड है। जब ये आपके साइटोप्लाज्म में प्रोटोप्लाज्म यानी लिक्विड का मिक़दार बहुत कम हो जाता है या लिक्विड ये बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो आपको प्यास का एहसास होता है। जब आपकी बॉडी से पसीना निकल रहा होता है, जब आपको प्यास लगती है, तो आपके बॉडी के एक पार्ट से पसीना निकल जाएगा, आपके बॉडी के एक सेल से पानी रिसकर गर्मी के वजह से बाहर आ रहा है। तो रिजल्ट क्या हो रहा है कि आपके सेल के साइटोप्लाज्म में पानी कम हो गया, जिसकी वजह से जो प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। तो गाढ़ा होने के बिना पर क्या होता है, इससे बहुत सारे कुछ सेल्स ऑर्गेनल होते हैं। ये बहुत सारे सेल्स, नाम नहीं बता रहे हम, शॉर्ट बता रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर ये वाला प्रोटोप्लाज्म गाढ़ा हो जाए तो ठीक से काम नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो ठीक से काम नहीं कर सकते, तो ज़रूरी होता है कि प्रोटोप्लाज्म का लिक्विडपन, मतलब उसका पतलापन हमेशा बरकरार रहे। जैसे ये गाढ़ा होना शुरू होगा, आपका सेल ऑर्गेनल काम करना बंद कर देगा। अब क्या करता है, पूरा पढ़ाने बैठे पूरा सेल पढ़ाने लगेगा। मेरा टॉपिक पढ़ाने का नहीं है, अभी इतने जानकारी कितना काफ़ी आपके लिए। तो अगर सेल ऑर्गेनल्स काम करना बंद कर दिए तो फिर आपका जीना मुश्किल है। बॉडी के बहुत सारे जितने मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, सभी सेल के साइटोप्लाज्म में अंजाम पाते हैं। बॉडी का सारा बड़ा ऑर्गन जो है, इसी को जिंदा रखने में हमारा आपका मदद कर रहा है, हमारे सेल्स का मदद कर रहा है। कभी कभी नाम सुने, एक बीमारी का नाम सुने, डायरिया का नाम सुने। तो डायरिया में क्या होता है, बॉडी से बहुत सारा पानी
बॉडी से बाहर चला जाता है, वॉमिटिंग और लूज मोशन की शक्ल में बाहर चला जाता है ना। किसी को अगर 10-12 अगर उल्टी हो गया तो 10-12 लूज मोशन में उसकी हालत ये कैसी हो जाती है, मतलब क्या बॉडी से मैक्सिमम पानी इन दो शक्लों में निकल गया। तो वैसे तो डॉक्टर क्या बोलता है इमीडिएटली, बोलो ना कहाँ बोलता है, बोलता बॉडी पानी कम हो गया तो पानी चढ़ाना, जब बॉडी पानी कम हो तो पानी पिला दो गिलास उसको। क्या करता है वो, अगर पानी पिलाएगा तो पानी पहले पेट में जाएगा, पानी फिर डाइजेस्ट होगा, फिर जल्द होगा, वो होने में 8-9-10 घंटा लग जाएगा। तब तक मरीज 4-5 उल्टी करेगा तो और पानी तो वो मरीज मर जाएगा। तो मैं करता है क्या, ध्यान दो, डायरेक्ट कहाँ चलाता है वो करता है डायरेक्ट आपके नस में सुन डालेगा और आप स्लाइन जो आप उस पर चढ़ा देगा, वो डायरेक्ट कहाँ चला गया, आपको एरिया आपके बॉडी के सेल में संक्शन चला गया। मतलब कि चूँकि टाइम बहुत कम होता है, अगर इमीडिएटली डॉक्टर को पानी नहीं चलाए तो मरीज मर सकता है, तो वो पानी पिलाने का इंतजार नहीं करता। क्या करता है वो स्लाइन, और जब कभी कभी 2-3 अगर वॉमिटिंग हो गया, 2-3 लूज मोशन अगर डॉक्टर करता है उसे पानी चढ़ाता, क्या बोलता है दवा लिख दिया, पहले ORS पीते रहिएगा, है ना। तो भी तरह स्लाइन है। तो पीपी कभी कभी का पीपी कंट्रोल जब ज़्यादा होता है डॉक्टर क्या बोलता है, पीपी के नहीं होने वाला, इसको एडमिट कर दीजिए। तो वहाँ किसको चीज़ रखने के बारे में बात चल रहा है, इससे आपके सेल्स को रखने के बारे में बात चल रहा है। उसके अलावा ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक मटेरियल पाया था, इसका नाम आप सुने होंगे, पता नहीं सुने कि नहीं सुने, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। ये क्रोमोसोम जो है, इस क्रोमोसोम में हमारे और आपके लाइफ का पूरा ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मतलब इसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। जब घर बनना होता है उसका एक नक्शा होता है, पेपर बनता है, घर नहीं होता, डिजाइन होता है, स्केल से बना जाएगा, एक बड़ा कार्बन कॉपी होता है। उससे इंजीनियर के दिमाग में बात होती है कि घर ऐसा खड़ा होने वाला है, घर ऐसे ही बनेगा, बात समझ में आए। इसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं, तरह का नक्शा होता है, स्केल से ज्योमेट्री से बनाया था। ठीक उस तरह से जो क्रोमोसोम है ये हमारे लाइफ आपके लाइफ का ब्लूप्रिंट है। ये क्रोमोसोम है, ये आपके लाइफ के बारे में हर कुछ बता देगा। मतलब आप गोरा होंगे या काला होंगे, लंबा होंगे या नाटा होंगे, आपकी सोच कैसी होगी, आपके आँख का रंग कैसा होगा, आपका बाल भूंगीला होगा या काला होगा या स्ट्रेट हेयर होगा, आपको क्या स्किन कलर कैसा होगा, आपका नाखून का डिज़ाइन कैसा होगा, आपके आईब्रोज कैसे होंगे, आपके चेहरे का डिज़ाइन कैसा होगा, आपकी आवाज़ कैसे होगी, सारा आपका लाइफ का जितना भी रिकॉर्डेड चीज़ है सब इसमें स्टोर रहता है। इसीलिए मतलब इसकी बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। ये कहाँ से आता है, हमारे माँ बाप की तरफ से आता है, कुछ सब माँ की तरफ, कुछ सब बाप की तरफ से आता है, तब बनता है ये वाला क्रोमोसोम। बात समझ में आ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब पढ़ेंगे इसके बारे में तो डिटेल से बताएंगे इसके बारे में। लेकिन इसमें क्या आपके लाइफ का पूरा ब्लूप्रिंट है, आपको कौन सी बीमारी होने वाली होगी ये भी बता दिया जाएगा देख करके, कौन सी बीमारी कौन साल में आपको होगा वो भी मालूम हो जाएगा इससे। कभी कभी टीवी में सुना है कोई आदमी मर जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो क्या करता है, उसका डीएनए टेस्ट करता है। नाम सुना डीएनए टेस्ट का, डीएनए टेस्ट का नाम सुना, डीएनए टेस्ट का। ऐसे मान लो कभी किसी का बॉडी ऐसा, कभी कभी मूवीज में देखा हम लोग, आदमी जल गया या मर गया, बॉडी पहचाना नहीं जा रहा है, क्या करता है उसका डीएनए टेस्ट करता है। मतलब उसका गोश्त का टुकड़ा निकालेगा, एक सेल निकाल के उसका डीएनए का स्टडी करेगा, उसके माँ बाप से मैच करेगा। अगर माँ बाप से मैच कर गया इसका मतलब ये उसी का बेटा बेटी जो भी है, तो मतलब जो पेरेंट्स का और हम लोग का डीएनए मैच करता है। जो भी खूबियाँ आपके हमारे अंदर कहाँ से आई हैं, पेरेंट्स की तरफ से आई हैं। अगर आप गुस्सा भी हो रहे हैं तो ये भी गुस्सा होना पेरेंट्स की तरफ से आया, आप कुछ बुझाए तो ये भी कहाँ से आया, पेरेंट्स की तरफ से आया। मतलब आपका जो भी कुछ है हरकत, उठने बैठने चलने फिरने कुछ भी करने का, यहाँ तक झगड़ा करने का भी, सब हरकत आपका इस क्रोमोसोम में स्टोर है। यानी आपके बॉडी का एक सेल को लेकर के आपके बॉडी के आपके लाइफ के बारे में आसानी से बताया जा सकता है। बात समझ में आ रही है। ये भी बताया जा सकता है कि आपके ऊपर किसकी आदत हावी है, आपकी अम्मी की आदत हावी है या आपके अब्बू की आदत हावी है। ऐसा होता है ना कभी कभी कुछ अम्मी अब्बू दोनों में, लेकिन बोलते हैं दादी ने बोलती नहीं बाप से किया पूरा,
वहाँ पे किया है। बोलते हैं लोग ना ननिहाल बदरियाल पे चला गया, क्यों बोलते हैं? आदतों से मालूम होता है। ये बहुत सारे बच्चों को देखिएगा, उनकी शक्ल उनके बाप से या माँ से बहुत ज़्यादा मिलती है, कभी कभी खाना के लोगों से ही मिलता है। तो उस सेल में हमारे ज़िंदगी का सारा कुछ छिपा रहता है। तो समझ सकते कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। बॉडी का सारा ऑर्गन किसके लिए काम कर रहा है? इस सेल को जिंदा रखने के लिए। आपके लाइफ का पूरा चीज़ कहाँ छिपा हुआ है? इसी सेल के अंदर छिपा हुआ है। तो वो मुझे शॉर्ट बताया, जब उनके बारे में पढ़ेंगे तो कौन कौन सेल ऑर्गेनेड है, क्या क्या काम करता है, वो सब पढ़ाएंगे, फिर सुनेंगे भी। तो पता क्या करेंगे इसलिए सुनाओगे तो, ठीक है ना। कि ये हम क्यों बताया ये पढ़ने से पहले? ये इसलिए बताया कि बताया आपको कि ये सेल बॉडी जो बनता है, इस सेल के बनने के लिए, इस पुलिये के बनने के लिए अमीनो एसिड, अमाइनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड, ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इस तरह से गरम मसाला के बगैर बिरयानी नहीं बन सकता, इस तरह गरम के बगैर बिरयानी नहीं बन सकता। ठीक उस तरह से न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन वगैरह के बिना पर हमारे बॉडी के एक सेल भी नहीं बन सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उन लोगों ने क्यों ऐसा प्रयास किया? इसलिए कैसे दुनिया में कोई भी जानदार, चाहे हम हो, गाय हो, बकरी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सांप है, कोई भी तरह का जानदार दुनिया में मौजूद है, सबके सेल में न्यूक्लिक एसिड और अमाइनो एसिड हर भर के मिकदार में भरा हुआ है। हर एक सेल वाले, उसके बगैर आपके बॉडी के एक सेल रह पाएगा, इसके बारे में सोचना भी मुहाल है। अगर ये दो केमिकल्स ना हो तो फिर आपका वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ जैसे हम आगे पढ़ते रहेंगे हम लोग इसके बारे में मालूम होता रहेगा, इस पर टाइम लगेगा। क्योंकि जहाँ तक जितना बता रहा उतना वहाँ तक याद करके आना होगा, समझ के पढ़ के आना होगा। जैसे आज पढ़ाई हुआ है, कल अगले दिन से ज़्यादा पढ़ाई होगा। तो इसमें जो अमाइनो एसिड्स है और जो न्यूक्लिक एसिड्स है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, मटेरियल है। सो कैसे समझेंगे आप? समझिए ऐसा, जिस तरह से बिरयानी में गरम मसाले का बिरयानी नहीं बन सकता, और एक मिसाल दे सकते हैं कि शादी में दूल्हा दुल्हन होगा, दूल्हा दुल्हन होगा, शादी देगा दूल्हा दुल्हन का नहीं ना। तो उसी ये वाला भी है, कोई भी सेल तुम न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बिना पर बोलो ना नहीं देख सकते। तो किसी का चमड़ा नोच के दिखाओ, अभी उस चमड़ा को नोचोगे उसमें भी क्या है? अमाइनो एसिड है और न्यूक्लिक एसिड है। ठीक ना। तो जो ऑपरेंट था वो इसी पे जोर दिया, क्योंकि जो अमाइनो एसिड्स है, जो न्यूक्लिक एसिड्स है, वो इन्हीं कंपाउंड से मिलके बना है। जैसे मीथेन है, तो वाटर है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट अमोनिया है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट से मिलके बना है क्या? अमाइनो एसिड्स। तो इन सारी चीज़ों को एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है मिलर एंड ओरे, इसने अपने घर में, अपने लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट किया और ये बात समझाने की कोशिश की कि ऑपरेंट जो बात बोल रहा था वो बात बहुत हद तक गलत, उसका कोई था नहीं, लेकिन ये जो एग्जाम्पल दे रहा है कि इस केमिकल के वजह से ये वो होगा, इस केमिकल से वजह से ये बना होगा, ये बाकायदा इस काम को एक लेबोरेटरी में करके दिखाया। क्या क्या सुनिए। ऑपरेन और यूरेन है, एक एक्सपेरिमेंट किया। कब किया उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट? 1952 में 1902 में एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या उन्होंने क्या किया? अपने एक एक्सपेरिमेंट के लिए उन लोगों ने शीशे का एक फ्लास्क लिया। फ्लास्क शीशे किसको बोलते हैं? एक ग्लास का एक गोल कवर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से बना हुआ दिखाई दिया। जिस तरह हम लोग घर में पानी का गिलास, पानी का गिलास होता है, वैसा अगर वो बंद रहेगा तो उसमें क्या उसको बोलते हैं? फ्लास्क बोलते हैं। तो एक कांच का फ्लास्क लिया, शीशे का फ्लास्क लिया, और उस फ्लास्क में क्या किया उसने? अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह गैसों को डाल दिया। इन सारे कंपाउंड को ऑपरेंट ने क्या कहा था? सादा मॉलिक्यूल। याद कीजिए, याद आ रहा? सिंपल मॉलिक्यूल बताया था। तो इसने क्या किया? एक शीशे में, एक फ्लास्क में क्या लिया उसने? अमोनिया गैस लिया, NH3 इसका फॉर्मूला है। फिर मीथेन गैस का फॉर्मूला CH4, नाम के साथ लिखा चुके हैं पीछे दिन। उसके अलावा हाइड्रोजन लिया और कार्बन मोनोऑक्साइड लिया। ये कुछ 4 गैस उसने लिया। किस पे लिया? एक गोल शीशे के फ्लास्क में।
उस फ्लास्क की खास खूबी क्या थी? तो उस फ्लास्क के अंदर, अगर हम ऐसा आपको मिसाल दें, मान लीजिए अगर ये फ्लास्क है, तो इस फ्लास्क के अंदर उसने एक वायर को रखा है डालकर, 2 वायर को डाल के रखा है, जिसके वजह से क्या कर सकता है वो अंदर में स्पार्क पैदा, स्पार्क मतलब तार को जैसे खींचेगा, जिससे बिजली पास होती है, क्या होता है? चिंगारी निकलती है, उसमें से निकलती है चिंगारी। तो उसने एक ऐसा अरेंजमेंट किया कि अंदर में इस तरह से वायर को फिट किया है कि दरकार पड़ने को अंदर में स्पार्क पैदा कर सकता है। बात समझ में आ रही है? और फिर क्या किया उसने, एक पाइप निकाला, यहाँ से पाइप निकाला है, पाइप का जो आखिरी जो मुंह है एक ऐसे बर्तन में डाला है जिसमें गर्म पानी उबल रहा है। गर्म पानी, मान लो इस कप में गर्म पानी उबल रहा है, और यहाँ एक सुराख किया, पाइप निकाल के इसमें डाल दिया। अब यहाँ से गर्म पानी जो होगा क्या होगा? धुआं यहाँ से निकलेगा। भाप पाइप के धुआं कहाँ पर आएगा? धुआं मतलब क्या? धुआं नहीं, वो भाप है, वो पानी का भाप है। वो भाप क्या होगा? पाइप के कहाँ पर आएगा? उसने ये अरेंजमेंट कर दिया है, अगर गर्म करेंगे पानी तो भाप इसमें जाएगा। और क्या उसने अरेंजमेंट किया कि अंदर में इस तरह से बिजली के वायर को उसने अरेंज किया कि अंदर में स्पार्क पैदा कर सके। और अंदर में कौन सी गैस को रखा है? मीथेन को, अमोनिया को, हाइड्रोजन को और कार्बन मोनोऑक्साइड को। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे डायग्राम उसे बना के दिखाने की कोशिश की। यहाँ पर देखो उसने क्या किया, यहाँ पर ये फ्लास्क का केमिकल रखा है, यहाँ पे कोई पानी आया, आग जल रहा है, पानी बढ़ रहा है। देखो पढ़ के सुना रहे हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मतलब किसने? मिरर ने और यूरो ने। अरेंजमेंट समझ गए? उन्होंने शीशे में, अगर आपसे पूछे मिरर का एक्सपेरिमेंट सुनाओ तो आपको यही सुनाना, इधर ही। उन्होंने शीशे के एक फ्लास्क में अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों का मजमा कलेक्शन लिया। एपरेटस के दूसरे हिस्से, मतलब कि अपने एपरेटस के दूसरे हिस्से में मौजूद फ्लास्क में उबलता हुआ क्या रखा? पानी रखा, जो पानी भाप पैदा कर रहा था। गैसों वाले फ्लास्क में इलेक्ट्रोड्स की मदद से बिजली स्पार्क पैदा करने का उसने इंतज़ाम किया। 1 हफ्ते के बाद देखा, क्या देखा? देखा ये कि फ्लास्क में कई किस्म के अमीनो एसिड्स पैदा हो गए। डाला क्या था वो? अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस सारे एलिमेंट को, कंपाउंड को ऑपरेट ने क्या कहा था? सादा मॉलिक्यूल। उसने क्या कहा था? ये सादा मॉलिक्यूल समुद्र के गर्म पानी में भाप में मिलकर क्या होगा? हॉट सूप बनाया इन लोगों ने। फिर ये हॉट सूप उन्हीं सादा मॉलिक्यूल से आपस में मिक्स होकर क्या बनाए इन लोगों ने? कुछ कॉम्प्लिकेटेड बायोमॉलिक्यूल्स बनाए, जैसे कि पॉलीपेप्टाइड, अमीनो एसिड, प्रोटीन बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया। उसके नाम उसने क्या दिया? प्रीकर्सर बायोमॉलिक्यूल्स। ये चीज़ मिलर ने अपने लेबोरेटरी में करके दिखाया। उसकी इस बात को उसने सही साबित किया। उसने क्या किया? एक फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क में गैसों को रखा, और फ्लास्क के अंदर किसी दूसरे सोर्स से क्या किया? उसने एक उबलता हुआ गर्म पानी का भाप उसके अंदर दाखिल किया, और उसके अंदर ये एलिमेंट रखा है कि अंदर स्पार्क पैदा हो, बिजली। याद तो जब हम पढ़ रहे थे तो क्या देखा था कि जब ज़मीन में जब जिंदगी की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त आसमान में बिजलियाँ रौंद रही थी, है ना? हर तरफ आसमान में बिजलियाँ गिर रही थी, तारे टूटकर गिर रहे थे। पढ़ा ना इसे चीज़ों को? तो वो उस तरह के अंदर एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश किया। वो जो भाप आ रहा है, समझ लो भाप क्या आ रहा है? गर्म पानी, ठीक है? अंदर जो स्पार्क पैदा, समझ लो क्या है? बिजली है, जो क्या हो रहा है? इन केमिकल्स के बीच में रिएक्शन कराने में मदद दे रही है। फिर कुछ दिन बाद क्या देखा है? बोल रहा है कि किसी 1 हफ्ते के बाद क्या देखा कि इस फ्लास्क के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट किस्म के अमीनो एसिड्स पैदा हो गए। और अमीनो एसिड्स एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सिर्फ और सिर्फ जानदारों के अंदर ही पाया जाता है। दुनिया में बेजान चीज़ों में कहीं पर भी तुम्हारा बोलो अमीनो एसिड्स नहीं है। मतलब अमीनो एसिड समझ लो आप, पता नहीं ऐसे कि इसके बगैर बिरयानी के गर्म मसाले बिरयानी नहीं बन सकता। आपका बॉडी इंसानी जिस्म में जानदार है तो वहाँ पर अमीनो एसिड्स होगा। तो ये अमीनो एसिड ये बन गया है, इसका मतलब ये बात इस तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी की शुरुआत कुछ इसी तरह से हुई होगी, क्योंकि अमीनो एसिड सिर्फ जानदारों के अंदर ही पाया जाता है और किसी के अंदर नहीं पाया जाएगा। अब ये रिएक्शन अंदर में कैसे हुए, क्यों हुए,
कैसे ये तो बोलना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन रिएक्शन ये हुए। जैसे आपको पीटी का एग्जाम्पल आपको क्या था क्या कि अगर आप कुछ खाना बना चढ़ाएं चूल्हे में, तो एक होता है बनाने का तरीका, चाय बना रहे हैं तो ये दूध इतना मिलाएंगे, चाय पत्ती इतनी मिलाएंगे, चीनी इतनी मिलाएंगे, तो ज़्यादा देर गर्म करेंगे। और किसी का मन जैसे था कि ठीक है तो अभी तो चाय बना रहे हैं, लेकिन क्या हो सकता है ऐसा कि किसी कुछ बनाने से कुछ ही बनाना उसको, तो उसमें दाल भी डाल दिया, उसमें चावल भी डाल दिया, उसमें पनीर भी डाल दिया, उसमें अदरक भी, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ तो बनेगा ना। तो ऐसे ही साथ में क्या हुआ, अर्थ के साथ ही ऐसा ही हुआ, सारे केमिकल्स ने आपस में मिलते मिलते अब कैसे कैसे मिला वो, और दूसरी का बात है उसमें बहस कर बेकार है, बिल्कुल था तो नहीं उस टाइम ना कुछ बताएगा वो। लेकिन ये बात सही है कि अमीनो एसिड पैदा हुआ, इसका मतलब क्या, वो जिंदगी की तरफ नहीं ताकि नॉक किया कि हम अब जिंदगी बोला दुनिया में आने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसी अमीनो एसिड के बाद बनने के बाद बॉडी दुनिया में सबसे पहले प्रोटोसेल बना। बस बात को मन में बढ़ा ली कि अमीनो एसिड कहाँ पाया जाएगा, जानदारों में। जानदार है तो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है तो बात समझ में आ रही है? ये था मिलर का एक्सपेरिमेंट, मिलर और ओराई का। इसने क्या इसकी बात नहीं साबित किया, ऑपरेट के नजरिए को सही साबित करने की कोशिश की। लेकिन फिर अगर बात बोलते चले आपको कि आप हम लोग कौन थ्योरी को बिलीव करते हैं, हम लोग इस थ्योरी को बिलीव करते हैं कि इस दुनिया के सारे सिस्टम को कोई सुप्रीम पावर यही बोला था, लेकिन बोल नहीं सकता कि दुनिया के सारे निज़ाम को कौन चला रहा है, कोई सुप्रीम पावर है। सुप्रीम पावर को अलग अलग मजहब में लोग अलग अलग तरह से मानते हैं, लेकिन उनका ये बिलीफ है कि कोई सुप्रीम पावर है, इसी को बोलते हैं डिवाइन थ्योरी। और जहाँ पर कोई सुप्रीम पावर को नहीं मानता है तो क्या बोलता है वो लोग कि हर चीज़ दुनिया में जो पैदा हुई है वो बेजान चीज़ से है, यानी कि वो लोग अबायोजेनेसिस थ्योरी पर बिलीव करता है कि दुनिया में जिंदगी की शुरुआत बेजान चीज़ों से हुई है। ना तो बात समझ में आई है? यस सर। हाउस करो, आप लोगों को नहीं मालूम, एक टॉपिक डिस्कस करके हम लोग खत्म करेंगे आज। सोर्स ऑफ वेरिएशन, सोर्सेस ऑफ वेरिएशन इन लाइफ। यहाँ पर लाइफ के माने जिंदगी नहीं है, जिंदगी है लेकिन उस तरह की जिंदगी जहाँ पर हम समझ रहे हैं। यहाँ पर लाइफ के माने हो रहा है हर वो जानदार चीज़ दुनिया में पाई जाती है, हर वो जानदार चीज़, हर वो लिविंग बीइंग दुनिया में पाई जाती है, और चींटी क्यों ना हो, छिपकली क्यों ना, इंसान क्यों ना हो, जिराफ हो, हाथी हो, कुछ भी हो, हर वो जानदार चीज़ दुनिया में पाई जाती है, उसको लाइफ के नाम से यहाँ पर जान रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या लिखा, वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या, फर्क। दुनिया में इतने सारे जानदार हैं, दुनिया में इतने सारे जानदार हैं, इतने सारे जानदारों में इतना फ़र्क क्यों है? अगर सारे जैसे ऑपरेंट के नज़रिए के मुताबिक सब कहाँ से पैदा हुए, पानी से पैदा हुए। पानी में कहाँ पैदा हुए, प्रोटोसेल की शक्ल में पैदा हुए, पानी पैदा हुए ना, वाटर में पैदा हुए, प्रोटोसेल की शक्ल में पैदा हुए। तो उन्होंने में कैसे कैसे वो चेक को दोबारा नहीं पढ़ रहे हम लोग। एक प्रोटोसेल पैदा हुआ, फिर ये सेल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता रहा, अपने को डिवाइड करता रहा। अगर ये बात को मान के भी चले हम लोग कि ज़िंदगी की शुरुआत सबसे पहले प्रोटोसेल से हुई थी, तो फिर दुनिया में इतने सारे जानदार ये अलग अलग क्यों हैं, सब एक तरह देखने में क्यों लगते हैं? हाथी इंसान से देखने में अलग है, इंसान शेर से देखने में अलग है, शेर तुम्हारा हिरण से देखने में अलग है। अगर देखो दुनिया में कितने तरह के जानदार है बताओ तो, और हर जानदार का अपना एक अलग पहचान है। ये बात समझ में आ रही है? अलग अलग वैरायटी के इंसान है ना। अच्छा उधर बहुत दूर की बात चले, अगर हम लोग यहाँ पर देखो, सब यहाँ पर इंसान बैठे हुए हैं, सभी इंसान हम लोग यहाँ पर हैं। हम लोग यहाँ पर कौन है, हम लोग कौन है, स्पेशली से इंसान, ह्यूमन बीइंग हम लोग हैं। इस ह्यूमन बीइंग में देखो कितना देखो यहाँ वेरिएशन है, देखो सबका शक्ल देखो अलग अलग है। तो अब हम समझ रहे किसको बोलते हैं वेरिएशन। याद वो सभी इंसान है, देखेंगे वो सभी का हाथ, दो हाथ है, दो पैर है, आंखें हैं, दो कान है, सब कुछ इंसान ही हम लोग हैं। या बाहर जो लोग वो भी लोग इंसान है, लेकिन तुम देखो इतना
सारा सारा दुनिया में इंसान है, यहीं पर इतने लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सबका शक्ल सबसे मुख्तलिफ। हम कभी भी उसको भूल सियासत नहीं बोलेंगे, ऐसे कभी भी कुछ और गाली भी नहीं बोलेंगे। अच्छा तो गाली भूल कर गाली नहीं ऐसे बोलेंगे नहीं, हमको पता है सबका शक्ल अलग है, डिफरेंट है सबका शक्ल। तो देखिए यहाँ पर एक ही तरह के जात के लोग हम लोग इंसान है। इस इंसान में कितना सारा वेरिएशन है। ये तो हम लोग अलग अलग घर से बिलोंग करते हैं, अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। किसी एक घर में चल जाओ, 5 भाई बहन है तो 5 एक ही तरह का है, उन्हें भी अलग अलग है ना। अब्बू चल रहे 5-6 भाई, सबका शक्ल अलग अलग है। बात समझ आ रही है? अलग अलग है, थोड़ा बहुत मिलता भी हो तो मिलता, और ऐसा नहीं पूरा मिलता है, कभी पूरा मिलता है। कभी अगर बड़ा अब्बा बोलते अब्बा ओ बड़ा भूल गया, ऐसा नहीं होता ना, बड़ा फर्क तो है ही है। बात समझ में आ रही है? तो इसको बोलते हैं वेरिएशन। यानी एक घर है 5 हो तो 5 अलग अलग है, वेरिएशन है। ठीक उस तरह से, तो बहुत नॉर्मल आपको एग्जाम्पल से समझाया। ठीक उस तरह से अगर प्रोटोसेल से सारा ज़िंदगी निकला है, अगर प्रोटोसेल से सारी ज़िंदगी निकली है, तो भी सब में इतना वेरिएशन कैसे? कोई भालू कैसे बन गया, कोई इंसान कैसे बन गया, कोई चीता कैसे बन गया, कोई जिराफ कैसे बन गया? आखिर हुआ क्या इन लोगों के साथ? क्यों इतनी तब्दीली पैदा हो गई है? बात समझ में आ रही है? सवाल नहीं है, सब अगर एक ही सेल से पैदा हुआ, सब एक ही तरह का होता, सब जिराफ होता, छोटा बड़ा सभी जिराफ, ये भी जिराफ, ये भी सब जिराफ होता, या सब शेर होता, या सब इंसान होता। जंगल में इंसान, शेर नहीं इंसान है, खाता खाली बस वो इंसान खाता है, सभी तो नहीं, शेर तो देखने में अलग है। तो इतने सारे जो जानदार दुनिया में सब चीज़ें इतने अलग अलग क्यों होता है? तो उसके पीछे 2 बहस है। सुनिए पहले, बोल रहा है कि इस दुनिया में, शायद दिखाया था क्या आप लोगों वाला, इस दुनिया में बेशुमार किस्म के जानदार पाए जाते हैं, बेशुमार किस्म के बहुत तरह के जानदार पाए जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक बताया जाता है कि ज़मीन पे 17 लाख जानदारों का डिस्कवरी अब तक हो चुका है। मतलब इसके बारे में अभी हमारा भी नहीं, मतलब इंसानों को मालूम हो जाता है, हम लोगों को तो बहुत कुछ नहीं मालूम। 17 लाख जानदार कौन देखा? तो 1700 का नाम बोलेंगे ना तो हम सीख जाएगा, ये बर्थडे पे बोलते क्या दीजिए, बोले 1700 जानदार का तुम नाम बता दो हमको। हाँ बताओ। 100 पार करेगा, हालत खराब हो जाएगा, खोजेगा टाइगर, और जो लिख दिया शंकर, रेबी तो लिख दिया, मिलेगा नहीं खोजने से। बात समझ में आ रही है? 17 लाख तरह के जानदारों का अब तक दुनिया में लोग जान चुके हैं। बाकायदा इन लोगों का नाम रखा जा चुका है, इन लोगों का साइंसी नाम, इन लोगों का क्लासिफिकेशन है। कौन उड़ने वाले हैं, कौन रेंगने वाले हैं, कौन तैरने वाले हैं, सब देख रहे हैं हम। ठीक है, कौन रेंगने वाले हैं, कौन तैरने वाले हैं, कौन रेप्टाइल्स है, मतलब जानदारों का बाकायदा क्लासिफिकेशन भी हो चुका है। अब देखो जानदार भी कई तरह का है ना, कोई रेंगने वाला भी होता है, कोई पानी में रहने वाला है, कोई जानदार ऐसा पानी में भी रहता है और ज़मीन में भी रहता है, कोई जानदार ऐसा हवा में उड़ने वाला है। ठीक है, जैसे हम लोग इंसान, हम लोग खुशकी में रहने वाले हैं, तो जानदारों का बहुत सारा वैरायटी है। तो कुछ जानदार जंगलों में रहने वाले, कुछ रेगिस्तान में रहने वाले हैं, कुछ बर्फीले इलाकों में रहने वाले हैं, है कि नहीं? तो जानदारों का भी तो बहुत सारा वैरायटी है। तो बताया कि अब तक के अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 17 लाख जानदारों की शनाख्त हो चुकी है, मतलब मालूम हो चुका है। बाकायदा उनके साइंसी नाम रखकर उनकी दर्जाबंदी यानी क्लासिफिकेशन किए जा चुके हैं। मिसाल के तौर पर अब तक सिर्फ कीड़ा मकोड़ा को बोला तो चींटी, कॉकरोच, गंगोजर, इस तरह का सिर्फ कीड़ा मकोड़ा का बोला, सिर्फ इंसेक्ट का तुम्हारा 7.5 लाख टाइप है। मतलब 7.5 लाख सिर्फ इंसेक्ट का टाइप है। जितने भी शामिल है, चमगादड़ भी शामिल है, चमगादड़ इंसेक्ट नहीं है, और भी कई तरह के छोटे कीड़े मकोड़े, मच्छर शामिल है उसमें, मक्खी शामिल है उसमें, खोजने बेटे बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, इतना तो खोज पाओगे, हालत खराब हो जाएगी। तो अब तक जो है 7.5 लाख किस्म के कीड़े मकोड़ों का डिस्कवरी हुआ है, और करीब 3 लाख के आसपास, देखो 2,97,326 इतना प्लांट्स के बारे में डिस्कवरी चुका है। मतलब दुनिया में इतने तरह का प्लांट्स है, आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, डाब का पेड़ है,
चावल का पौधा है, काका अमरूद का पेड़ है, खोजो, पूछते रहो जितना नाम याद आए। तो कम से कम कितना प्लांट तो दुनिया में, सब पूछेंगे नहीं किसी, कितना प्लांट दुनिया में तक है, कितना बढ़ दो। उसके अलावा फंगी मतलब एक तरह का, एक तरह कीड़ा जानदारी है, लेकिन इसको आप लोग नॉर्मल हालात में देख नहीं सकते। इसका आपका मैं एक आसान एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं फंगी देखने का। कभी अचार लगाए हैं आप लोग? अचार को अगर पूरी तरह धूप ना दिखाएं, उसके बाद एक वाइट रुई का एक लेयर मिल जाता है, वो है फंगस। उसके अलावा कभी गुलगुल्ला है, गुलगुल्ला कभी खाए हैं? गुलगुल्ला जब कहीं बनता है शादी वगैरह ही बनता है, या सवा महीना बनता है। देखिए गुलगुल्ला जब घर में बन रहा होता है तो बिस्किट की दुकान से एक कुछ केमिकल आने बोला जाता है, सोडा तो आम आदमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? खमीर बोलते हैं। कुछ लोग खमीर बोलते हैं, कुछ लोग सोडा बोलते हैं, और कुछ लोग उसको पता नहीं किस नाम में जानते हैं। वो एक तरह कीड़ा है, एक तरह का कीड़ा है, तो उसको लाके मैदे में साना जाता है, यही फंगस है वो। उससे क्या होता है, गुलगुला फूलता है। आज गुलगुला खाएंगे, देखिए अंदर में थोड़ा बड़ा सुराख होता है गुलगुले के अंदर, बहुत सॉफ्ट देखने में, तो वो सॉफ्ट उसी के बिना पर होता है। पाउडर भी तो आप देख पाते हैं, पाउडर भी देख पाएंगे, उसी से वो फूलता है। अगर आप सोडा नहीं देंगे ना, वो वाला जिसको यस खमीर उसको बोलते हैं, वो फूलेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? लोग साल्टू ही बोलते हैं इसको। हाँ जी, आप बोलते हैं बिस्किट दुकान में मिलता है। एग्जाम्पल आपको दे रहे, फंगस के एग्जाम्पल आपको दे रहे, और इस फंगस का एग्जाम्पल बहुत सारा है। कभी क्या आपका पैर की उंगली कभी खाया है, उंगली खाई तो उसको बोलते हैं कि पानी की वजह से उंगली अंदर सड़ गया, पैर फंगस हुआ पैदा हो जाता है। और ही बहुत तरह से होता है। कभी किसी का यहाँ बाल उड़ने कीजिए लगा, बाल उड़ने लगा, गोल दाग होने लगा, फंगस की वजह से होता है। दिनाई वगैरह फंगस की वजह, मतलब फंगस की तरह क्या है, पूरा कीड़ा मकोड़ा है, लेकिन वो इतना कीड़ा मकोड़ा नहीं बोलेंगे उसको, वो मतलब माइक्रोस्कोपिक, उसको देखने के लिए आपको चाहिए माइक्रोस्कोप, मतलब छोटा वो होता है। वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसको फिर असर दिखता है। जैसे अचार बताया आपको, उनका फुफुंदी बोलते लग गया उसको, यही बोलते हैं। तो इन लोगों का पता कितना वैरायटी है, 72,000। ये जब भी पाउडर लाया करो बाजार से, तो उसको पहले चूल्हे में सेक लिया करो। जब ब्रेड खाया करो बाद लाएगा सेक के, क्योंकि उसमें फंगस वो लगा ही रहता है, उसी से पैदा हुआ वो। जब भी ब्रेड खाओ तो उसको हल्का सा आग दिखा लो एक बार, कैसा नहीं आया? मैंने क्या देखना अक्सर सुनना, रोटी खा के उल्टी लग रहा, रोटी खाने के पेट में गैस हो गया, रोटी खाने के बाद तबीयत खराब हो गया, रोटी खाए कैसे कैसे लग रहा है। बहुत लोग सुना बहुत तो रोटी खाने से तबीयत खराब हो जाता है, क्यों? बस लिया घर से खा लिया, तो लिखिए घर से खा लिया नहीं है, उसका कैसा निकाले नहीं, और कहाँ से कहाँ मेरे बाद मेरा बात चला जा रहा। उसके अलावा 19,000 आसपास फिश है, मतलब मछली की जगह कितना 19,000। हम लोग कौन मछली जानते हैं? कतला, रेहू, टेंगरा, पंगास, हाँ कई 5-6 नाम कई मछली वगैरह मिलता है। उसके अलावा है हाँ वेल, तो खाता थे चलो वेल है, शार्क या ऑक्टोपस ही मान लेते बात, लेकिन इसके अलावा तो हर हम लोग कुछ ही मछली खाते हैं बाजार में, लेकिन मछलियों का तादाद कितना है? ये भी मतलब क्या, जितना अब तक इंसान जान सका है। समुद्र का बताया ना पहले, इतनी गहराई में इंसान आज तक पहुँचा ही नहीं है, इतने तरह का जानदार दुनिया में जो समुद्र में जी रहे हैं अंदर के अंदर। बोलते ना वो एक मीथ है कि जल परी वाला मतलब है कि आधा धड़ इंसान का आधा हो सकता होगा पानी के अंदर, कुछ देखे तो गया नहीं ना, काफ़ी गहराई में तो कोई नहीं गया। अब उसके अंदर किस तरह के जानदार रह रहे हैं किसको पता। हम ऐसा नहीं बोले जल परी होगी, अब ऐसे बोलो सर कोई जल परी होगी, नहीं हो सकती है, वो तो फिल्मों वगैरह में दिखाता है, ठीक है। लेकिन क्या दुनिया में सकता आपको पता नहीं, क्योंकि आप देखें, जब पूरा देख नहीं होंगे तो बोल सकते हैं हाँ यहाँ पर इतना ही ये चीज़ यहाँ नहीं, आपको देखे नहीं है पूरी दुनिया में जानदार। फिर बताया जा रहा कि जल थली यानी कि एम्फीबियन
पानी में रहने वाले और रेंगने वाले कौन कौन शामिल है इसमें? मेढक शामिल है, सांप शामिल है, पानी में रहने वाला सांप शामिल है, क्रोकोडाइल शामिल है, छिपकली भी शामिल है इसमें। और क्या बोलो, और क्या हो सकता है? बोला क्रोकोडाइल। इस तरह के और बहुत सारे रेंगने वाले भी और पानी में रहने वाले भी जानदार हैं। तो उनकी तादाद कितनी है? 10,500 के आसपास। और चिड़ियों की करीब करीब 9,000 फैमिली है, बर्ड्स फैमिली। हमने जो क्या कहते हैं, कौवा, कोयल, कबूतर, चिड़िया, बाज, गीद, सोला, तोता। जब तुम डिस्कवरी देखोगे ना तो तुमको मालूम होगा हाँ वाकई से बात सही है। अलग अलग तरह का परिंदा, अलग अलग तरह के जानवर, इतनी वैराइटीज हैं कि तुम देखोगे तो बोलेगे वाकई सब चीज़ सही है कि हमने बहुत कुछ दुनिया भी देखा और देखेंगे भी। तो डिस्कवरी को देख, कम से कम मालूम होने से भी होता है। और करीब करीब 4,000 टाइप के मैमल्स हैं। मैमल है कि दूध पिलाने वाले जानदार, या ऐसा बोले जिनके बॉडी में रुएं होती है। मेरे बॉडी में रुएं हैं, हम सब मैमल फैमिली से हम लोग। भैंस के बॉडी में बाल है, गाय के बॉडी में है, चूहे के बॉडी में है। चूहे के बॉडी में रुआ होता है ना। देख रहा चूहा एक तरह का इतना छोटा बड़ा जानवर, लेकिन वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। वो देखा जानते हैं हम लोग, ये भी मैमल से। शिशुंदर कुत्ता भी मैमल से, बिल्ली भी। आप जितना भी दूध पिलाना जानता हूँ देखिएगा, वो सबके बॉडी उनकी बॉडी में क्या है? वही भी पहचान है इसका, मैमल सोने का। ठीक, इसके अलावा अभी और भी कितने जानदार इस हुए ज़मीन पर मौजूद है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जंगलात में, फॉरेस्ट में, डेजर्ट्स में, समुद्र के अंदर अभी लाखों ऐसे जानवर और पौधे मौजूद हैं जो अब तक इंसान की नज़र से ओझल हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कम से कम इस दुनिया में 87 लाख के आसपास स्पेसीज पाए जाते हैं। स्पेसीज बोलने का मतलब क्या बोले तो, इवेज बोलने का मतलब एक खास तरह का ज़ात। जैसे हम इंसान की एक ज़ात है ना। जैसे हम इंसान एक ज़ात है, लेकिन अगर जो आदमी रह रहा है वेस्ट इंडीज़ में, वो भी तो इंसान है, वो भी इंसानी स्पेसीज है, लेकिन शक्ल से देखने से हम लोगों से अलग है। जो लोग चाइना में रह रहे हैं वो भी इंसानी ज़ात से, लेकिन शक्ल से देखने के हम लोगों से अलग है। या जो लोग न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं, जो लोग अफगानिस्तान में रह रहे हैं। आप छोड़िए, हम लोग कश्मीर इंडिया में देखिएगा तो कश्मीर का आदमी हम लोग से अलग देखने में लगता है। साउथ इंडिया का आदमी देखने से हम लोग अलग लगता है। नॉर्थ ईस्ट का आदमी देखने से हम लोगों से अलग लगता है। तो हम लोग इंसानों में कितने तरह का वेरिएशन है ना। तो उसने बता रहा है, बोले इसको बोलते हैं स्पेसिस। हम लोग सब क्या एक ही तरह के स्पेसिस, बात समझे। तो एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 87 लाख स्पेसिस पाए जाते हैं। इतना ज़्यादा जो नंबर है, इससे हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में किस कदर कितने तरह के जानदार पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। जो बोला बड़े वेरिएशन, यहाँ तक के जो बोल जवाब वो शुरू में बोल दिया कि यहाँ तक कि एक ही वालिदैन के सभी औलादें क्या होती हैं? आपस में डिफरेंट होती है। होता है ना, एक घर में 5 भाई बहन है, सभी के शक्ल क्या अलग अलग होता है। तो तुम्हारे घर में खुद है बैठा हुआ वेरिएशन, तो बाहर कहाँ ढूंढोगे? तो यहाँ तक कि एक ही वालिदैन के मुख्तलिफ औलादों में भी शक्ल सूरत भी क्या होती है? मुख्तलिफ होती हैं। जानदारों में पाए जाने वाले इस तनु को, इस डिफरेंस, इस वेरिएशंस को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। मतलब कि जानदारों में इतना वेरिएशंस पाया जा रहा है, इसी वेरिएशन को लोग किस नाम से जानते हैं? बायोडाइवर्सिटी। अभी जो कुर्बानी का टाइम आ रहा है ना, जरा गाय का कितना वैरायटी है? जर्सी गाय, हरियाणा गाय, बेगाना गाय, अलग अलग वैरायटी आता है गाय का भी। कोई कर्नाटकी गाय बहुत ज़्यादा है। बकरी में देखो, बकरी में कितना वैरायटी, लंबी लंबी हाइट की बकरी होती है, नाटी बकरी भी होती है। तो सब तो है कि एक ही जगह स्पेसिस, लेकिन सब में बहुत वेरिएशन या फ़र्क है। इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब मसला ये है
कि इन जानदारों में जो इतना फ़र्क है, इतना जो डाइवर्सिटी है, इतना जो डिफ्रेंशिएशन है, वो क्यों? इस क्यों को डिस्कस करेंगे हम लोग अगले दिन। इस चीज़ को वजह लीजिए क्या है। तो इस डिफरेंस में जानदारों में जितने वेरिएशंस पाए जाते हैं कि हम लोग भैंस से बिल्कुल अलग है, भैंस गाय से बिल्कुल अलग है, हिरन जिराफ से अलग है, जिराफ तुम्हारा ज़ेबरा से अलग है, शेर चीते से अलग है ना, और चीता तुम्हारा शेर लायन से अलग है। तो इतना ज़्यादा जो वेरिएशंस है जानदारों के अंदर, वो क्यों है? इसके पीछे दो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एक है हम लोगों का जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, और दूसरा हम लोगों का है इकोसिस्टम। इन दो चीज़ों ने जानदारों में बहुत तब्दीलियाँ ला दी। बात समझे? एक आपको छोटा सा मिसाल दे रहे हैं हम। कुत्ता देखें आप, कभी देखा होगा। अगर आप कभी आपका इरादा हुआ कि सर्द जगह में जाने का, ठंडा जगह में जाने का, कहीं हो सकता है फिर चले जाए, या किसी और जगह में चले जाए, या कभी आप किसी कोल्ड कंट्री से कुत्ता देखिएगा और हम लोग कुत्ता देखिएगा, दोनों में बहुत फ़र्क है। हम लोग कुत्ता भाई कुत्ता यही कहता कुत्ता, और वो कुत्ता उसके बाल बड़े बड़े होंगे, कुत्ता देखने में मोटा होगा। और कभी अगर जो लोग कुत्ते के शौकीन होते हैं, अगर कभी टच करने का मन कर देखिएगा, उन कुत्तों का स्किन ही बहुत मोटा होता है, और हम लोग कुत्ते का स्किन पतला, लड़ेगा अपन खून निकला था लोग का। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब वो जो कुत्ते सर्द जगह में रहते हैं, सर्द जगह में, ठंडी जगह में रहते हैं, उन कुत्तों के बॉडी में बड़े बड़े बाल होते हैं, चमड़े उन लोगों के मोटे होते हैं, वो कुत्ते बहुत हेल्दी होते हैं। और हम लोग कुत्ता लगा टीवी है उसको, मतलब बोलने का मतलब ये कि वो जिस माहौल में रह रहा है, उस माहौल में उस तरह कुत्ता को उस तरह होना ज़रूरी है, और इस माहौल में कुत्ता रह रहा है, इस माहौल में कुत्ता को उस तरह कुत्ता होना ज़रूरी है। डिस्कस करेंगे इसको अगले दिन, क्यों ऐसा होता है, क्यों ये ज़रूरी है। ये पढ़ेंगे कोई इस्लाम पढ़ेंगे उसी में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। पकड़ो, पॉज कर दो।